आईएस स्टडी सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। झारखंड इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आज हम लोग प्रत्यार्पण एवं पुनर्वास नीति 2009 को पढ़ेंगे। इस नीति में संशोधन जो है 2015 में किया गया, जिसके बाद यह नई प्रत्यार्पण एवं पुनर्वास नीति हो गई। अब इस नीति के मुख्य उद्देश्यों को देखते हैं। यह जो प्रत्यार्पण एवं पुनर्वास नीति 2009 है, जिसमें संशोधन 2015 में हुआ, उसके प्रमुख उद्देश्यों को हम लोग देखते हैं। पहला उद्देश्य है उग्रवादियों को प्रत्यार्पण के लिए प्रोत्साहित करना, यानी जो भी उग्रवादी हैं उन्हें जो है प्रत्यार्पण के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। यह इसका एक मुख्य उद्देश्य है इस नीति का। दूसरा है प्रत्यार्पण कर चुके उग्रवादियों को समाज की मुख्य धारा के साथ जोड़ना। जो भी उग्रवादी जो सरेंडर कर चुके हैं उन्हें जो है समाज के साथ मुख्य धारा में जोड़ा जाएगा तथा उन्हें आर्थिक सुविधा उपलब्ध करवाया जाएगा। अभी आगे हम लोग इस सारी चीज़ों को डिटेल में पढ़ेंगे कि उन्हें जो आर्थिक सुविधाएं प्रदान की जा रही है तो किस किस प्रकार की आर्थिक सुविधाएं हैं, तो वे सारी सुविधाओं को हम लोग आगे देखेंगे। बस यहाँ हम लोग ये देख रहे हैं इनके मुख्य उद्देश्यों में कि उन्हें जो है समाज के मुख्य धारा से जोड़ा जाएगा और साथ ही साथ आर्थिक सुविधाएं भी प्रदान की जाएगी तथा उनके लिए वैकल्पिक रोजगार की व्यवस्था की जाएगी। तो ये सारी चीज़ों का प्रावधान किया गया है। ये मुख्य उद्देश्य है जिसे हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। वामपंथी उग्रवाद का, अब ये उग्रवाद होता क्या है इसे हम लोग जान लेते हैं। तो वामपंथी उग्रवाद का तात्पर्य ऐसे संगठन के सदस्यों से है। याद रखिएगा, वामपंथी उग्रवाद वह ऐसे संगठन के सदस्य होंगे जिन्हें राज्य सरकार द्वारा भारतीय अपराध अधिनियम 1908 की धारा 16 के तहत अवैधानिक घोषित किया गया हो। ये संशोधित वाला है, तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है जिसे आप लोग याद रखिएगा। तो कौन सी अधिनियम है, कौन सी धारा है, ये देखते हैं। फिर से मैं समझाता हूं आप लोगों को। भारतीय अपराध अधिनियम 1908 की धारा 16 के तहत अवैधानिक घोषित किए गए वैसे सारे संगठन के सदस्य उग्रवाद या उग्रवादी कहलाएंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यह योजना केवल उन्हीं उग्रवादियों पर लागू होगा जिन्हें उग्रवादी संगठन के दस्ते के सदस्य या उसके ऊपर के पदधारक के रूप में विशेष शाखा द्वारा पहचान की गई हो। याद रखिएगा, अब यह जो है योजना उन उग्रवादियों पर ही लागू होगी जिसे विशेष शाखा द्वारा पहचान की गई है। याद रखिएगा, सभी पे नहीं है लागू हो रहा है। यह जो योजना है सिर्फ विशेष शाखा द्वारा चिन्हित उग्रवादियों पर ही लागू होगी। 2001 में झारखंड सरकार द्वारा प्रथम बार प्रत्यार्पण नीति घोषित की गई थी, लेकिन यह नीति अधिक प्रभावशाली रूप में प्रदर्शित नहीं हुई। अतः 2009 में प्रत्यार्पण एवं पुनर्वास नीति को लागू किया गया। यानी झारखंड सरकार ने 2001 में भी नीति लाई थी, लेकिन उसका कोई प्रभाव नहीं दिखा, जिसके कारण 2009 में पुनः प्रत्यार्पण एवं पुनर्वास नीति लागू किया गया। याद रखिएगा, 2001 में भी यह नीति आई थी, लेकिन वह सक्सेसफुल नहीं हुआ, जिसके चलते 2009 में प्रत्यार्पण एवं पुनर्वास नीति को लागू किया गया। उग्रवाद का प्रत्यार्पण निम्नलिखित व्यक्तियों के समक्ष किया जाएगा। जो भी उग्रवादी हैं वह अपना सरेंडर जो है किन किन व्यक्तियों के समक्ष कर सकते हैं उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो पहले में आते हैं मुख्यमंत्री। उग्रवादी जो है मुख्यमंत्री के समक्ष सरेंडर कर सकते हैं या समर्पण कर सकते हैं। मंत्री के समक्ष कर सकते हैं, सांसद के समक्ष कर सकते हैं, साथ ही साथ विधायक के पास भी वे सरेंडर कर सकते हैं। इसके अलावा वे डीजीपी के सामने सरेंडर करेंगे, डीआईजी के सामने सरेंडर करेंगे, एसएसपी के सामने सरेंडर करेंगे, एसपी के सामने सरेंडर करेंगे। इसके अलावा आयुक्त यानी कि कमिश्नर, इसके सामने भी वो सरेंडर कर सकते हैं तथा उपायुक्त यानी डीसी, इसके सामने भी वे सरेंडर कर सकते हैं। इस नीति के अंतर्गत जिला स्तर पर स्क्रीनिंग समिति तथा पुनर्वास समिति के गठन का प्रावधान किया गया है। यानी कि ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट यहाँ यह हो जाता है, यह जो स्क्रीनिंग समिति है और पुनर्वास समिति है यह जिला स्तर पर गठित किया जाएगा। यह जो है स्क्रीनिंग समिति और पुनर्वास समिति, इसका गठन जिला स्तर पर किया जाएगा। अब ये दोनों समितियों को हम लोग डिटेल में देखते हैं।
तो पहला है स्क्रीनिंग समिति, इसके अध्यक्ष जो है एसपी या एसएसपी होंगे। याद रखिएगा, स्क्रीनिंग समिति के जो अध्यक्ष हैं वे एसपी होंगे या एसएसपी होंगे। इसका एक सदस्य जो है डीएम द्वारा मनोनीत व्यक्ति होगा। स्क्रीनिंग समिति का एक सदस्य डीएम द्वारा मनोनीत व्यक्ति होगा और एक सदस्य अपर पुलिस महानिदेशक विशेष शाखा द्वारा मनोनीत व्यक्ति होगा। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं इसीलिए इस सारे चीज़ों को आप लोग नोट डाउन करें, इंपॉर्टेंट है। स्क्रीनिंग समिति के अध्यक्ष एसपी या एसएसपी होंगे। एक सदस्य इसका डीएम द्वारा मनोनीत व्यक्ति होगा और एक सदस्य और होगा जो अपर पुलिस महानिदेशक विशेष शाखा के द्वारा मनोनीत व्यक्ति होगा। ये जो विशेष शाखा के अपर पुलिस महानिदेशक होंगे उसके द्वारा मनोनीत व्यक्ति एक सदस्य होगा। यह समिति उग्रवादियों के प्रत्यार्पण को मंजूरी देगा। ये जो समिति है स्क्रीनिंग समिति, यह उग्रवादियों के प्रत्यार्पण को मंजूरी देगा। अब अगला हम लोग देखते हैं पुनर्वास समिति के बारे में। पुनर्वास समिति के जो अध्यक्ष होंगे वे डीएम होंगे। याद रखिएगा, पुनर्वास समिति के अध्यक्ष डीएम है। सचिव जो है इसके एसपी या एसएसपी होंगे और इसके सदस्य के रूप में डीडीसी यानी उप विकास आयुक्त होंगे। यानी पुनर्वास समिति के सदस्य के अंतर्गत डीडीसी शामिल होंगे जिसे उप विकास आयुक्त कहा जाता है। इसके अलावा महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र यानी जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक भी इसके सदस्य होंगे। फिर जिला के अग्रणी बैंकों के पदाधिकारी इसके सदस्य होंगे और गृह रक्षा वाहिनी के समादेष्टा भी इसके सदस्य होंगे। तो ये सब इंपॉर्टेंट लाइन होता है, ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, इसलिए ये सारे को आप लोग नोट डाउन कर लें। अब प्रत्यार्पण के लाभ को देखते हैं हम लोग। ये जो उग्रवादी लोग हैं वे प्रत्यार्पण कर रहे हैं तो उससे उन्हें क्या लाभ प्राप्त होगा, तो उसके बारे में भी हम लोग डिटेल में देखते हैं। 2015 के नई नीति के अनुसार उग्रवादियों को दो श्रेणी में विभाजित किया गया है, कैटेगरी ए और कैटेगरी बी। ये दोनों कैटेगरियों को हम लोग डिटेल में देखते हैं। पहला कैटेगरी ए है जोनल कमांडर या इससे ऊपर का पद। कैटेगरी ए के अंतर्गत उग्रवादियों के जोनल कमांडर या उससे ऊपर के पद आएंगे। अब इन्हें जो लाभ प्राप्त होगा वो देखते हैं। तो इन्हें 5 लाख रुपया प्रत्यार्पण राशि प्रदान किया जाएगा। याद रखिएगा, कैटेगरी ए के अंतर्गत जो जोनल कमांडर है या उससे ऊपर के पद हैं उन्हें 5 लाख रुपया प्रत्यार्पण राशि प्राप्त होगा। अब वो 5 लाख उन्हें प्राप्त कैसे होगा तो देखते हैं। 1 लाख रुपया का तत्काल भुगतान किया जाएगा। जब वो सरेंडर करेंगे तो उन्हें 1 लाख रुपया का तत्काल भुगतान किया जाएगा तथा 1 वर्ष बाद, जब ये 1 लाख भुगतान किया जा रहा है उसके 1 वर्ष बाद 2 लाख रुपया का भुगतान किया जाएगा। 2 लाख रुपया 1 वर्ष बाद भुगतान किया जा रहा है। अब इस 1 वर्ष के अगले 1 वर्ष बाद 2 लाख रुपया फिर अगले वर्ष प्रदान किया जाएगा। यानी हर एक वर्ष गैपिंग के बाद जो है उन्हें पैसा प्रदान हो रहा है। एट अ टाइम यानी तत्काल में उन्हें 1 लाख रुपया दिया जा रहा है, फिर अगले वर्ष 2 लाख रुपया दिया जा रहा है, फिर अगले वर्ष उन्हें फिर 2 लाख रुपया दिया जा रहा है। यानी टोटल जो है उन्हें लाभ 5 लाख रुपये का हो रहा है। अब कैटेगरी बी को देखते हैं। कैटेगरी ए में तो जोनल कमांडर और उससे ऊपर के पद थे। कैटेगरी बी में जोनल कमांडर से नीचे का पद होगा। याद रखिएगा, कैटेगरी बी में जोनल कमांडर से नीचे का पद आएगा और इन्हें जो है 2,50,000 रुपया प्रत्यार्पण राशि प्रदान किया जाएगा। और यह किस प्रकार प्रदान किया जाएगा तो तत्काल में जो है उन्हें 50,000 रुपया दिया जाएगा। जब वे सरेंडर करेंगे तो उन्हें 50,000 रुपया दिया जाएगा। 1 वर्ष बाद 1 लाख रुपया दिया जाएगा। जब वे सरेंडर किए उसके 1 वर्ष बाद उन्हें 1 लाख रुपया दिया जा रहा है। फिर उस 1 साल के अगले 1 वर्ष बाद 1 लाख रुपया फिर दिया जाएगा। यानी 2 वर्ष में उन्हें 1-1 लाख रुपया करके दिया जा रहा है। टोटल 2,50,000 रुपया उन्हें प्रत्यार्पण राशि दिया जा रहा है। 2009 के, अब आगे देखते हैं। 2009 के नीति के अंतर्गत उग्रवादियों की 10 श्रेणियां निर्धारित की गई थी। 2009 में जो है इन उग्रवादियों को 10 श्रेणी में बांटा गया। अब 10 श्रेणी को हम लोग देखते हैं। कैटेगरी ए, पहला कैटेगरी ए देखते हैं। पोलित ब्यूरो के सदस्य या केंद्रीय समिति के सदस्य, केंद्रीय सैन्य आयोग के सदस्य, ये सारे कैटेगरी ए के अंतर्गत आएंगे। इन्हें 12 लाख रुपया प्रत्यार्पण राशि दिया जाएगा। यानी इन्हें जो है पुरस्कार स्वरूप 12 लाख रुपया दिया जा रहा है। जब ये सरेंडर करेंगे
तो इन्हें 12 लाख रुपया दिया जा रहा है। ये सब अमाउंट भी याद रखिएगा और कौन कौन से सदस्य इसमें है ये भी याद रखिएगा। अब कैटेगरी बी देखते हैं। इसमें अल्टरनेटिव केंद्रीय समिति के सदस्य आएंगे। कैटेगरी बी के अंतर्गत अल्टरनेटिव केंद्रीय समिति के सदस्य हैं जिन्हें 10 लाख रुपया प्रत्यार्पण राशि दिया जा रहा है। अब कैटेगरी सी को हम लोग देखते हैं। रीजनल ब्यूरो के सदस्य या राज्य समिति के सदस्य या स्पेशल एरिया समिति के सदस्य, ये सारे जो है कैटेगरी सी के अंतर्गत हैं जिन्हें सरेंडर करने पर 10 लाख रुपया प्रत्यार्पण राशि दिया जाएगा। यह सब अमाउंट याद रखिएगा क्योंकि अमाउंट पूछा जा सकता है। अगला हम लोग देखते हैं कैटेगरी डी। कैटेगरी डी के अंतर्गत वैकल्पिक राज्य समिति के सदस्य या वैकल्पिक एरिया समिति के सदस्य आएंगे जिन्हें प्रत्यार्पण राशि 8 लाख रुपया दिया जाएगा। कैटेगरी डी के अंतर्गत जो सरेंडर करेंगे उन्हें 8 लाख रुपया दिया जाएगा। कैटेगरी ई देखते हैं हम लोग। रीजनल समिति के सदस्य, इन्हें 7 लाख रुपया प्रत्यार्पण राशि प्रदान किया जाएगा। फिर अगला है कैटेगरी एफ। यह जो है जोनल समिति के सदस्य होंगे जिन्हें 6 लाख रुपया प्रत्यार्पण राशि प्रदान किया जाएगा। फिर अगला है कैटेगरी जी, जो सब जोनल समिति के सदस्य होंगे, इन्हें 5 लाख रुपया प्रत्यार्पण राशि प्रदान किया जाएगा। ये सारे डाटा आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट डाटा हैं। अगला है कैटेगरी एच, एरिया कमांडर। कैटेगरी एच के अंतर्गत जो है एरिया कमांडर आएंगे, ठीक है, जिन्हें 3 लाख रुपया प्रत्यार्पण राशि प्रदान किया जाएगा। कैटेगरी एच के अंतर्गत जो एरिया कमांडर आएंगे उन्हें 3 लाख रुपया प्रत्यार्पण राशि प्रदान किया जाएगा। फिर अगला है कैटेगरी आई। इसके अंतर्गत LGS दस्ता कमांडर आएंगे जिन्हें सरेंडर करने पर 1 लाख रुपया प्रत्यार्पण राशि प्रदान किया जाएगा। फिर अगला है कैटेगरी जे, सामान्य कार्यकर्ता। उग्रवादियों में जो सामान्य कार्यकर्ता है LGS दस्ता सदस्य, उन्हें सरेंडर करने पर 30,000 रुपया प्रत्यार्पण राशि दिया जाएगा। लेकिन इसमें कंडीशन ये है, यह जो सामान्य कार्यकर्ता है उनके पास आर्म्स होना चाहिए, हथियार होना चाहिए। जब वो हथियारों के साथ सरेंडर करेंगे तभी उन्हें 30,000 रुपया प्रत्यार्पण राशि दिया जाएगा। ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 2015 के नीति के अनुसार प्रत्यार्पण कर चुके उग्रवादियों को पुनर्वास परिषद द्वारा 5,000 मासिक वृत्ति स्टाइपन पर व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह सब इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जो भी प्रत्यार्पण कर चुके हैं उग्रवादी उन्हें पुनर्वास परिषद, ये याद रखिएगा, किसके द्वारा, तो पुनर्वास परिषद द्वारा 5,000 मासिक वृत्ति स्टाइपन पर व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाएगा तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण की अवधि विशेष परिस्थिति में 1 साल के लिए बढ़ाई जा सकती है। यानी कि अगर उन्हें प्रशिक्षण अच्छी तरह से नहीं मिल पाया है तो विशेष परिस्थिति में उन्हें 1 साल और बढ़ाया जा सकता है उस प्रशिक्षण को। अगला देखते हैं। नई नीति 2015 के अनुसार समर्पण करने वाले उग्रवादियों के बच्चों को स्नातक स्तर तक की शिक्षा के लिए अधिकतम 25,000 रुपया वार्षिक प्रदान किया जाएगा। यह भी याद रखिएगा, जो भी उग्रवादी हैं जब वे सरेंडर करते हैं तो उनके जो बच्चे होते हैं उन्हें स्नातक स्तर तक की शिक्षा के लिए वार्षिक जो है 25,000 रुपया प्रदान किया जाएगा। और यह राशि संबंधित शिक्षण संस्थानों को तिमाही आधार पर अग्रिम रूप में प्रदान किया जाएगा, एडवांस में। याद रखिएगा, ये जो राशि है यह तिमाही आधार पर और उसी शिक्षण संस्थान को दिया जाएगा, ना कि व्यक्ति को। शिक्षण संस्थान को तिमाही आधार पर अग्रिम रूप में प्रदान किया जाएगा, एडवांस में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 2015 के नई नीति के अनुसार आत्मसमर्पित नक्सलवादियों पर चल रहे मुकदमों का खर्च सरकार द्वारा वहन किया जाएगा तथा यह राशि पुलिस मुख्यालय रांची द्वारा, कहां से, तो पुलिस मुख्यालय रांची द्वारा गृह मंत्रालय के स्वीकृति से प्रदान किए जाएंगे। ये सब इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखिए आप लोग। 2015 के नई नीति के अनुसार जो भी आत्मसमर्पित नक्सलवादी हैं
उन पे जो भी मुकदमा का खर्च होगा वे सारे जो है सरकार वहन करेंगे। और यह जो है पुलिस मुख्यालय रांची द्वारा गृह मंत्रालय के स्वीकृति से प्रदान किया जाएगा। अगला है इंपॉर्टेंट फैक्ट, 2012 में इस नीति के अंतर्गत जमीन एवं भवन निर्माण की सुविधा भी प्रदान की गई थी। 2012 की नीति के अनुसार, इस नीति के अनुसार आत्मसमर्पित उग्रवादियों को अधिकतम 4 डिसमिल जमीन भवन निर्माण के लिए आवंटित किया जाएगा। जो भी नक्सलवादी या उग्रवादी सरेंडर किए हैं उन्हें घर बनाने के लिए 4 डिसमिल जमीन जो है आवंटित किया जाएगा तथा आवास निर्माण हेतु 50,000 रुपया का अनुदान दिया जा सकता है। जमीन तो दिया ही जाएगा, साथ ही साथ 50,000 रुपये का अनुदान भी दिया जा सकता है। जब तक आवास खंड का आवंटन नहीं किया जाता है तो 1500 रुपया प्रति माह आवास किराए के रूप में भुगतान किया जाएगा। यानी 4 डिसमिल जो जमीन उसे दिया जा रहा है, जब तक उस जमीन का आवंटन नहीं होगा उग्रवादी को, जो सरेंडर किए हैं उग्रवादी, उन्हें 4 डिसमिल जमीन जब तक आवंटित नहीं होगा तो उन्हें जो है आवास किराए के रूप में 1500 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। 2009 के नीति में आग्नेय अस्त्रों के समर्पण के लिए भी पुरस्कार राशि की घोषणा की गई थी। यानी जो भी उग्रवादी सरेंडर कर रहे हैं और उनके पास हथियार है तो हथियार के आधार पर उन्हें पुरस्कार दिया जाएगा। तो देखते हैं आप कौन कौन से हथियार पर कितना रुपया उन्हें दिया जाएगा। पहला है रॉकेट लॉन्चर LMG। अगर यह उग्रवादी जो है रॉकेट लॉन्चर के साथ आत्मसमर्पण कर रहा है तो उसे 1 लाख रुपया इस हथियार के बदले दिया जाएगा। याद रखिएगा, रॉकेट लॉन्चर के बदले उसे 1 लाख रुपया पुरस्कार राशि दिया जाएगा। अगर AK-47, 56 या 74 राइफल, स्नाइपर राइफल, ये अगर वो जो है सरकार को समर्पित करता है तो उसके बदले 75,000 रुपया सरकार उसे पुरस्कार स्वरूप प्रदान करेंगे। अगर 303 राइफल, पिस्टल, रिवॉल्वर समर्पित करते हैं वे तो उन्हें 15,000 रुपया पुरस्कार राशि प्रदान किया जाएगा। रिमोट कंट्रोल डिवाइसेस, अगर वे रिमोट कंट्रोल डिवाइसेस सबमिट कर रहे हैं तो उन्हें 6,000 रुपया पुरस्कार राशि दिया जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग ग्रेनेड, हैंड ग्रेनेड, अगर यह वह जो है समर्पित कर रहे हैं तो 2,000 रुपया दिया जाएगा। वायरलेस सेट, इसका जो है उन्हें 2,000 से 10,000 रुपया तक दिया जा सकता है और यह जो है 2,000 से 10,000 रुपया रेंज के आधार पर होगा। वायरलेस सेट का रेंज कितना है उसके आधार पर उन्हें पैसा दिया जाएगा। फिर अगला है IED, इसका जो है उन्हें 6,000 रुपया दिया जाएगा। फिर अगला है विस्फोटक सामग्री, ये जो विस्फोटक सामग्री है इसका भुगतान जो है प्रति केजी के अनुसार होगा, प्रति किलो के अनुसार होगा। जैसे 2,000 रुपया प्रति केजी, यानी कि जो भी विस्फोटक सामग्री वे सरेंडर करेंगे 2,000 रुपया प्रति केजी के अनुसार उन्हें भुगतान किया जाएगा। अब आगे हम लोग इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। 2006 में राज्य सरकार द्वारा उग्रवादी हिंसा में मारे जाने वाले सामान्य नागरिकों के आश्रितों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से अनुग्रह राशि प्रदान करने के संबंध में निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं। यानी ये जो भी उग्रवादी हिंसा हो रहा है उसमें अगर कोई सामान्य नागरिक मर जाता है तो उसके बदले उन्हें कुछ राशि दिया जाएगा, उनके आश्रितों को जो है कुछ सहायता राशि दी जाएगी। तो देखते हैं क्या क्या है। मारे गए सामान्य नागरिकों के आश्रितों को 1 लाख रुपया सहायता राशि प्रदान किया जाएगा। यानी ये उग्रवादी हिंसा में अगर कोई नागरिक मर जा रहा है, सामान्य नागरिक, तो उनके आश्रितों को यानी परिवारों को 1 लाख रुपया सहायता राशि प्रदान की जाएगी। इस प्रकार के हिंसा में अस्थायी रूप से अपंग हुए व्यक्ति को 50,000 रुपया सहायता राशि प्रदान की जाएगी। और अगर इस प्रकार के उग्रवादी हिंसा जो हो रही है उसमें कोई सामान्य नागरिक अस्थायी रूप से यानी कि परमानेंट अपंग हो गया, हैंडीकैप हो गया, तो उसे सरकार जो है 50,000 रुपया सहायता राशि देगी। गंभीर रूप से घायल हुए व्यक्ति को निःशुल्क चिकित्सा प्रदान की जाएगी। और इस उग्रवादी हिंसा में कोई सामान्य नागरिक अगर घायल हो जाता है तो उसे सरकारी हॉस्पिटल या नहीं तो
सरकार द्वारा संचालित अनुसूचित अस्पतालों में निःशुल्क चिकित्सा प्रदान की जाएगी। तो ये जो है, ये सारी चीज़ जो है सामान्य नागरिकों के लिए है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। उग्रवादी गतिविधियों में मारे गए पुलिसकर्मियों एवं सरकारी सेवकों के आश्रितों को 10 लाख रुपया अनुग्रह राशि प्रदान की जाएगी। अभी तक हम लोगों ने सामान्य नागरिकों को देखा। अब ये जो उग्रवादी गतिविधि होगी उसमें अगर कोई पुलिसकर्मी या नहीं तो सरकारी सेवक मर जाते हैं तो उसके परिवार को या नहीं तो उसके जो आश्रित हैं उन्हें 10 लाख रुपया सहायता राशि प्रदान की जाएगी। उग्रवादी गतिविधियों में मारे गए केंद्रीय अर्धसैनिक बल, याद रखिएगा मैंने पहले पुलिसकर्मी बताया था, यहाँ पे मैंने पुलिसकर्मी के बारे में बताया और सरकारी सेवकों के बारे में बताया जिनके आश्रितों को 10 लाख रुपया दिया जाएगा। अब जो है केंद्रीय अर्धसैनिक बल है ये, अगर इन उग्रवादी गतिविधियों में केंद्र अर्धसैनिक बल मर जाते हैं, उसके कर्मी मर जाते हैं, तो उनके परिवार को या आश्रितों को केंद्र सरकार, यहाँ पे इंपॉर्टेंट लाइन है याद रखिएगा, केंद्र सरकार 7,50,000 की अनुग्रह राशि प्रदान करेगी। केंद्र सरकार जो है केंद्रीय अर्धसैनिक बल के कर्मियों के परिवारों को 7,50,000 रुपया सहायता राशि प्रदान करेंगे तथा राज्य में प्रतिनियुक्त ऐसे कर्मियों को झारखंड सरकार द्वारा 2,50,000 रुपया की अनुग्रह राशि प्रदान की जाती है। केंद्र सरकार तो 7,50,000 रुपया देंगे ही देंगे, साथ ही साथ राज्य सरकार भी जो है, झारखंड राज्य सरकार भी जो है 2,50,000 अतिरिक्त राशि उनके आश्रितों को देंगे ताकि अन्य राज्य कर्मियों की भांति ही उन्हें एक समान अनुग्रह राशि के रूप में 10 लाख रुपया प्राप्त हो सके, क्योंकि पुलिसकर्मियों और सरकारी सेवकों को जो है 10 लाख रुपया मिल रहा है। उसी तरह केंद्रीय अर्धसैनिक बल के कर्मियों को केंद्रीय अर्धसैनिक बल के कर्मी के परिवारों को भी 10 लाख रुपया मिल सके, इसलिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिल के सहायता राशि देंगे। अब हम लोग देखते हैं आगे। शौर्य पुरस्कार से सम्मानित राज्य के सैनिकों हेतु अनुदान, यानी राज्य के जो भी सैनिक उन्हें शौर्य पुरस्कार दिया जा रहा है उसके बारे में हम लोग अब पढ़ते हैं। कौन कौन से पुरस्कार हैं और पुरस्कार में कितनी राशियां दी जाएगी। पहला है परमवीर चक्र, इसमें 30 लाख रुपया दिया जाएगा। परमवीर चक्र में सैनिकों को 30 लाख रुपया अनुदान दिया जाएगा। अगला है अशोक चक्र, इसमें सैनिकों को 20 लाख रुपया दिया जाएगा। अगला है महावीर चक्र, इसमें सैनिकों को 20 लाख रुपया दिया जा रहा है। अशोक चक्र और महावीर चक्र दोनों में 20-20 लाख रुपया सैनिकों को दिया जा रहा है अनुदान में। फिर अगला है सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल, इसमें सैनिकों को 12 लाख रुपया दिया जा रहा है। फिर अगला है कीर्ति चक्र, इसमें 10 लाख रुपये का प्रावधान है। फिर अगला है वीर चक्र, जिसमें भी 10 लाख रुपये का प्रावधान है। फिर अगला है परम विशिष्ट सेवा मेडल, इसमें जो है सैनिकों को 8 लाख रुपया प्रदान किया जाएगा। फिर अगला है शौर्य चक्र, इसमें सैनिकों को 7,50,000 रुपया प्रदान किया जाएगा। आगे है उत्तम युद्ध सेवा मेडल, इसमें भी सैनिकों को 7 लाख रुपया प्रदान किया जाएगा। फिर नेक्स्ट है युद्ध सेवा मेडल, इसमें सैनिकों को 5 लाख रुपया प्रदान किया जाएगा। फिर अति विशिष्ट सेवा मेडल, इसमें 4 लाख रुपये देने का प्रावधान है। अगला है सेना, नौसेना, वायुसेना मेडल, इसमें 3 लाख रुपये दिए जाएंगे अनुदान के रूप में। विशिष्ट सेवा मेडल, इसमें 2 लाख रुपये देने का प्रावधान है। अगला है मेंशन इन डिस्पैच, इसमें 1 लाख रुपये देने का प्रावधान है। तो आज की क्लास में यहीं तक हम लोगों ने आज प्रत्यार्पण एवं पुनर्वास नीति को पूरी तरह देखे। अब अगले क्लास में हम लोग जो है झारखंड के प्रमुख उद्योगों के बारे में पढ़ेंगे। झारखंड में कौन कौन से प्रमुख उद्योग हैं उसे डिटेल में हम लोग कल पढ़ेंगे। और अगर आप लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को दबा दें। थैंक यू।